आज का जो क्लास है वो एक क्वेश्चन पे टिका हुआ है कि कल आपने बताया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो चीज़ें हैं आखिर इसको मॉर्गन साहब ने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में क्यों लिया। बहुत ही शानदार सवाल है, लेकिन इसका जवाब बड़ी भयंकर है। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि जो पी प्लांट है उसको मेंडल ने सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे। ठीक उस तरीके से ही यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ देखने को मिली किसको, अपने मॉर्गन साहब को, टीएच मॉर्गन साहब को, जिसकी वजह से उन्होंने आपका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल सेलेक्ट किया। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इसको अगर बात करें तो ये एक फ्रूट फ्लाई है, और हकीकत बात करो जब से टीएच मॉर्गन ने इसको एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में लिया, उनको फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक फ्लाई को लिया था उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में, राइट। और इस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। जैकपॉट पता है किसको बोलते हैं? जैसे लॉटरी बोलते हैं ना, लॉटरी लग जाना, यानी एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। जेनेटिक्स को बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया जो मेंडल साहब नहीं दे पाए थे। मैंने बोला था लास्ट क्लास में भी कि मेंडल साहब जो लकी थे कि उनके एक्सपेरिमेंटल सारे सक्सेसफुल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें लिंकेज नाम की कोई प्रॉपर्टीज नहीं दिखती थी, लेकिन यहाँ पे लिंकेज थी, राइट। तो इसीलिए हमारे पास इसको बोला जाता है जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स। किसको? जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स। अब इसको क्यों सेलेक्ट किया गया? इसको सेलेक्ट किया था किसने? इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था भाई? टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। हंट माने शिकार करना होता भाई। पहला जो रीजन था इसको सेलेक्ट करने का, सबसे पहला रीजन था स्मॉल साइज था, और इतना स्मॉल साइज कि सपोज कर लीजिए आपका इसका है 2 mm। स्केल पे आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 10 mm, और उसका 2 mm, स्मॉल साइज्ड। दूसरी चीज, इसमें 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलता था, राइट। और वो 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो था उसमें से जो सेक्स क्रोमोसोम था, और इसके साइज भी डिफरेंट थे, ये जो थे डिफरेंट साइज के थे। जो सेक्स क्रोमोसोम्स था, सेक्स क्रोमोसोम तो जानते हैं जो ये जेंडर को दिखाता है या फिर जो ये कैरेक्टर को दिखाता है कि वेदर इट इज मेल और फीमेल। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स था इसमें ठीक उस तरीके से था जिस तरीके से ह्यूमन में होता है। एक्स इंडिकेट करता था फीमेल को, और XY इंडिकेट करता था मेल को। इज दैट क्लियर? इसका ब्रीडिंग कराना काफी ही सस्ता था। ब्रीडिंग इज क्वाइट चीप। अगला अगर बात कर ले तो इसको ब्रीड कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, यानी कि विदिन 2 months, विदिन 2 weeks, यानी कि 15 दिन, राइट। 2 days के अंदर सॉरी 2 weeks, विद इन 2 weeks सिंगल मेटिंग से, मेटिंग तो जानते हैं ना,
मीटिंग, कॉपुलेशन भाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये तो जानते हैं। सिंगल मीटिंग से आपके हंड्रेड्स ऑफ आपका ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता था। अब क्या चाहिए आपको? और कुछ चाहिए? अभी है और इजीली अवेलेबल। जनरली कहां दिखता था? आम सुने हैं? आम देखे आप लोग? कभी आप लोगों ने आम देखा है? देखा है? देखा है आपने? आम के पौधे को देखा और अमरूद के पौधे को देखा, राइट? उस पर देखे मंडराते हुए कुछ चीजों को। आम के पौधे को देखा लल्ला, लेकिन देखने की नजर से नहीं देखा है, उससे आम तोड़ने की नजर से देखा है। और इस सिंपल सी बात है, आप आम तोड़े भी नहीं होंगे आम के पौधे से। क्यों? क्योंकि हमारे तरफ आम ही नहीं है। आम जितना भी हम प्रोड्यूस करते, ये प्रोडक्ट ये मार्केट से प्रोड्यूस ये परचेस करते हैं, या सुनो, किनके घर में है आम का पौधा, जिससे आम फलता भी है, पकता भी है उसी में है, और तोड़ते भी हैं आप। 25% भी पॉपुलेशन नहीं है। मैंने बोला ना, मैंने जो बोला वो सही हो गया। मैंगो और गुआवा, जनरली ये जो चीजें होती है, पके हुए मैंगो और गुआवा के पेड़ों के चारों तरफ ये मंडराते हुए नजर आते हैं। मंडराना का इंग्लिश होता है हॉवरिंग, HOVERING, इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने। और इसको फीड करने के लिए क्या चाहिए? हॉवरिंग। हॉवरिंग हमें 5 बार बोलवाएगा तो अलग अलग मीनिंग निकलेगा। ईस्ट सेल को खाते भाई, फीड्स ऑन ईस्ट सेल। इजीली हम लोग इसको रियर कर सकते हैं अगर हम जहां पे इसको रियर कर रहे हैं, रियर का मतलब पालना, उसका पोषित करना। रियर मतलब पोषित करना होता है। अगर वहां पे हम सिंथेटिक ईस्ट सेल अगर दे देते हैं तो वहां पे ये आसानी से इसका ब्रीडिंग हम करा सकते हैं, इसको हम रियर कर सकते हैं। कैन बी रियर्ड। एक बोतल में इसको बहुत ही स्मॉल स्पेस चाहिए इसको रियर करने के लिए। आप कह सकते हो इवन इन, हम बोतल में भी कर सकते हैं। अब कितना चाहिए आपको इसके बारे में? और चाहिए? काफी है। इतना ज्यादा हमारे पास कैरेक्टर्स थे कि इसका सिलेक्शन तो जाहिर सी बात थी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया। क्रिस क्रॉस आपका इनहेरिटेंस, आपका क्रॉस, ये क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर, आपका लिंकेज के दोनों टाइप जो है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जो कंप्लीट लिंकेज हम लोगों ने देखा था। कंप्लीट लिंकेज में क्या हुआ था, पूरा का पूरा ये कैरेक्टर्स आपका क्या हो गया था, नेक्स्ट जनरेशन में चला गया था। ये सारी चीज़ बात कर लिया। या फिर हमारे पास इनकम्प्लीट लिंकेज, सब कुछ इससे एक्सपेरिमेंट हुआ था। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स। 2 पॉइंट और था हमारे पास कि जैसे मेल और फीमेल, राइट, इसमें भी मेल और फीमेल होगा। सिंपल सी बात है, जब हमने बात किया कि मेल और फीमेल है तो इसका मतलब मेल और फीमेल में हमें पहचान में भी तो आना चाहिए। सामने से फिजिकली हम थोड़े बता पाएंगे कि उसमें कौन सा क्रोमोसोम्स है कि नहीं है। फ्लाइज में आप पकड़ पाएंगे? तो यहाँ पे पकड़ने वाला बहुत ही ज़बरदस्त तरीका था कि फीमेल जो होती थी मेल से साइज में बड़ी होती थी। ये उसमें भी देखा था ना, पी में भी यही देखा था ना। डोमिनेंट किसको लिया था, फीमेल वाले को, और रिसेसिव किसको लिया था। अजीब बेइज्जती है। और यहाँ पे भी फीमेल जो थी वो साइज में किससे बड़ी थी, मेल से। दूसरी चीज,
मान लो हमें किसी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लेके एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट करना है तो हम उसको टेम्पररीली इनएक्टिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईथर। ईथर का नाम जानते हैं ना? ईथर, इधर नहीं, ईथर। और उसको एग्जामिन किया जा सकता है हैंड लेंस या फिर आपका डिसेक्शन लेंस, डिसेक्शन माइक्रोस्कोप आता है माइक्रोस्कोप का हिस्सा, डिसेक्शन माइक्रोस्कोप या फिर हैंड लेंस का इस्तेमाल करके उसका एग्जामिन किया जा सकता है। तीसरी चीज, इसको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है इवन इन लो पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स और बढ़ गए। आज लेकिन राइटिंग बड़ा बढ़िया है, कल भी ठीक था। अरे क्या बोला? एगो क्या नहीं लिखे हैं? है नहीं, आज बड़ा बढ़िया था। अब लग रहा है कि बायोलॉजी है। क्या था? और एक चीज और, बहुत ज्यादा हेरिडिटरी वेरिएशंस देखने को मिलता था इसमें। हेरिडिटरी वेरिएशन अभी अंदर से निकल रहा है भाई, अभी बहुत निकलेगा, रुक जाओ। बहुत ज्यादा हेरिडिटरी वेरिएशंस मिलता था जब क्रॉसिंग कराया जाता था, उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता था और वो लो पावर ले माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जर्व हो जाता था। हाँ, पढ़िए कर मतलब तब समझ में आएगा। रसगुल्ला खिला के बाद पता चलता है। अरे अब जरा देखिएगा यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। टॉपिक जो है छोटा सा है, एक सीस अरेंजमेंट और एक ट्रांस अरेंजमेंट।
लास्ट क्लास में हल्का सा हिंट दिया था, नहीं? पहला जो हमारे पास आता है सीस अरेंजमेंट। सीस का मतलब जानते क्या होता है? ऑफ सेम साइड। जैसे दो जीन्स है हमारे पास, इस पे ए है, इस पे बी है। इस पे ए है, इस पे बी है, राइट? अगर दोनों के दोनों जीन्स, दोनों के दोनों एलील्स कहना काफी बेहतर होगा। अगर दोनों के दोनों डोमिनेंट एलील्स एक क्रोमोसोम पे है और रिसेसिव एलील्स उसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे है, राइट? तो दिस अरेंजमेंट इज सेड टू बी सीस अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? सीस अरेंजमेंट। और इस जीन्स को बोलेंगे इन अ कॉपलिंग स्टेट। क्या बोलेंगे? कॉपलिंग स्टेट में है। कब? यानी कि ए बी अगर ऐसा हुआ तो दोनों के दोनों जो डोमिनेंट है एलील्स, एक पेयर के जो जीन्स के जो दोनों के दोनों डोमिनेंट एलील्स है एक क्रोमोसोम्स पे है, और दूसरा जो है रिसेसिव वाला जो है उसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे है, राइट? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीस अरेंजमेंट, राइट? अब क्रीस सीस हो गया, ट्रांस की बात कर लेते हैं। दो ही होता ही है। यहां पे इस जीन्स को क्या बोलेंगे? कॉपलिंग स्टेट में है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हमारे पास दो जीन्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसा है, मतलब समझ में आ रहा है? मतलब समझ में आ रहा है? यानी कि एक डोमिनेंट जीन्स, एक क्रोमोसोम्स पे हमारे पास एक क्या है? डोमिनेंट एलील है, और एक क्या है? रिसेसिव है। ये एक क्रोमोसोम्स पे है, और दूसरा डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील दूसरे क्रोमोसोम्स पे है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांस अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांस अरेंजमेंट। यानी कि ये वाला हुआ ना, यही हुआ ना। एंड यहां पे जो जीन्स होंगे उसको बोलते हैं रिपल्सिव स्टेट में। क्या बोलेंगे? रिपल्सिव स्टेट में। यानी कि लिंक्ड जीन्स का जो है अरेंजमेंट आपका दो हो सकता है, एक हमारे पास सिस अरेंजमेंट और दूसरा ट्रांस अरेंजमेंट। सिस का मतलब ही होता है कि सेम साइड, और ट्रांस का मतलब ही होता है अदर साइड,
राइट? तो दैट इज व्हाट वी से अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। इज दैट क्लियर? शादी तो सब लोग अटेंड किए होंगे ना? नहीं किए आप लोग? किस्मत वाले शादी में जाते हैं लल्ला। शादी में देखें एक प्रोसेस होता, प्रोसीजर होता है, या फिर उसको राइट्स बोल सकते हैं। लावा वाला देखा है ना आपने? हैं भाई मेरे, वो आपका ट्रांस अरेंजमेंट नहीं है। जो धान होता है, लड़का का भाई होता है और एक लड़की का भाई होता है, राइट? आई होप सो। और दोनों ने जो धान का वो जो ट्रांसफर किया है वो यही तो है। क्या था? ये बंदा था, इसका ये धान था, और ये बंदा था, इसका धान था। इसने क्या किया भाई? इसका धान लिया, और इसने क्या किया? इसका धान लिया। दैट इज आपका हैपेंस व्हाट बी। यही तो हुआ था ना शादी में, यही हुआ था ना, वो धान एक्सचेंज हो गया था। एंड दैट इज व्हाट वी से ट्रांस अरेंजमेंट। यानी कि सीस अरेंजमेंट। और एक चीज और, वो लिंक नहीं था भाई, दोनों घर में शादी हुई थी, है ना? तो लिंक्ड जीन्स को उसको बोलते हैं जो एक पे लाई करता है, दिस वन, राइट? लिंक्ड जीन्स हुआ है ना, वो लड़का लड़की उसके इसमें हो गया ना। तो जो आपका धान का एक्सचेंज किया जाता है वो शादी वाले ही किया जाता है। ऐसा थोड़े जिसके घर किसी रिश्ता ही नहीं है उसको बुलाया जाता है। तो दैट इज व्हाट वी से अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। ठीक है? और लिंक्ड जीन्स दिखा दो, ये सिस ट्रांस, ये अरेंजमेंट दिखा दो। नोटिस करिएगा, लड़की के घर से जो है ये क्या बोलते हैं, शादी में, सुन लीजिए बढ़िया से, बेहतर है। शादी में कुछ सामान आता है लड़के की तरफ से, है ना? लड़के की तरफ से कुछ सामान आता है, चढ़ावा चढ़ाया था, फिर उसके घर जाता है, लड़के के घर जाता है कि नहीं जाता है? हो गया कि नहीं हो गया? ये जिसकी थाली उसकी भैंस, जिसका लाठी उसका डंडा, सॉरी जिसकी लाठी उसकी भैंस। शादी में चढ़ाया जाता है साड़ी, और फिर साड़ी वो फिर से लड़की लेके चल जाती है अपने पास, यानी कि जहां से आया था वही को जाएगा। दिस हैपेंस इन द सिस्ट अरेंजमेंट। एंड जो लावा वाला है ये है। शादी एक ऐसा एग्जाम्पल है ना जिसमें हर कुछ को प्रूफ किया जा सकता है, एवरीथिंग, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक। और बाद डिजीज वाला आ जाता है। हो गया?